देखिए, पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे आरडीटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था कि आरडीटी क्या होती है या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, उसको बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था। ठीक है, आज की वीडियो को हम एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी को देखेंगे या एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखेंगे। चूँकि हमारे सिलेबस में खास करके इन 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेडिकल के फील्ड में क्या यूज है या एनर्जी प्रोडक्शन के फील्ड में क्या यूज है या एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या यूज है, इसके बारे में बताना है, ज़्यादा ध्यान दे के बताना है। या फूड प्रोसेसिंग शायद भी ऐड है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरीके के कुछ खास जगहों के मतलब एक खास क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी किस तरीके से यूज में लाई जाती है वो हमें बताना है। चूँकि मेरे को अच्छे से याद है, मैंने मेडिकल के फील्ड में आरडीटी के एप्लीकेशन को या मेडिकल के फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन को, कुछ भी कह लीजिए, उसके बारे में डिटेल में मैंने समझाया है। आप वीडियो में जाके मतलब प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से आरडीटी का यूज एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है। हमें ये पता है कि आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज बहुत सारी फील्ड्स में किया जाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, एग्रीकल्चरल, फूड प्रोसेसिंग, इन सभी तरीके के क्षेत्रों में इसका यूज भारी मात्रा में किया जा रहा है, हमें पता है। लेकिन हमें कुछ खास क्षेत्रों को देखना है, तो मेडिकल को हमने देख लिया है। आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चरल को देखने वाले हैं और उसके बाद हम कहीं फूड प्रोसेसिंग या एनर्जी प्रोडक्शन को देखेंगे, वो आगे देखा जाएगा। पहले आज की बात करते हैं, आज के फील्ड में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में इसके क्या एप्लीकेशन हैं। चलिए अब प्यारी प्यारी बातें स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस रिवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बाय प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज, बायो फर्टिलाइजर्स, फूड वैक्सीन्स, यूजफुल मेडिसिनल क्रॉप्स etc। यानी कि अगर मैं आपको इसे मोटा मोटा समझाना चाहूँ तो आप ये समझिए कि जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है या ये जो आरडीटी है यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसने एग्रीकल्चर के फील्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा समझाना चाहूँ तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी ने एग्रीकल्चर के फील्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, रिवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन किया है एग्रीकल्चर के फील्ड में। अब इतना सुनने के बाद मन में स्वाभाविक सा क्वेश्चन आना बनता है कि किस तरीके से किया है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी को प्रोड्यूस करके या डेवलप करके, यानी कि ऐसी क्रॉप्स कह लीजिए, ऐसी फसलों को डेवलप किया गया है जिसके ऊपर जो पेस्ट होते हैं, यानी कि समझिए कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो इंसेक्ट्स उस फसल को, उस क्रॉप को ख़राब नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके की वैरायटी को डेवलप करना संभव हो पाया है जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी के माध्यम से। इसके अलावा बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स को भी इनके थ्रू डेवलप किया जाता है, फूड वैक्सीन्स बनाई जाती है इनके थ्रू, बहुत सारे यूजफुल मेडिसिनल क्रॉप्स होते हैं जो इनके थ्रू डेवलप किए जाते हैं, यानी इनकी वजह से डेवलप किए जाते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये सब इसके एप्लीकेशन ही हो गए ना, इनकी वजह से ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो बस वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमें समझ गए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी ने मोटा मोटा किस तरीके से एग्रीकल्चर के फील्ड में हेल्प किया है। बाकी अभी डिटेल में समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आगे देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म such as flavor saver tomato, golden rice, rich in proteins and bt cotton to protect the plant अगेंस्ट बॉलवर्म्स एंड लॉट मोर। देखिए यहाँ पे ये आपसे प्यार से ये कहना चाहते हैं ना कि आरडीटी का यूज बहुत बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर के फील्ड में किया जाता है और इसके ही थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स को डेवलप किया जाता है, जैसे आपका फ्लेवर सेवर टमाटोज हो गया, गोल्डन राइस का प्लांट हो गया जो प्रोटीन में काफ़ी रिच होता है, साथ ही साथ विटामिन ए में काफ़ी रिच होता है। ठीक है, इसके अलावा बात समझिए, अच्छा ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म है वो आपको बात समझ में आ रही है ना, जिसके जीन में कोई परिवर्तन किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया हो, तो जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये जो फ्लेवर सेवर टमाटोज हैं ये नॉर्मली ऐसे नहीं आते हैं, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, इनके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है, किसी दूसरे के अंदर से निकाल के इसके अंदर इस तरीके का जीन डाला गया है जो एक
अपना एक उस जीन का अपना एक महत्व था और वो महत्व अब इस प्लांट के अंदर दिखेगा। जैसे गोल्डन राइस जो है वो इस तरीके का था, समझिए राइस के अंदर विटामिन ए की कमी होती है और हमें पता है राइस बड़ी मात्रा में हर शहरों में या हर जगह यूज किया जाता है। राइस एक प्रकार का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड यानी कि ऐसा फूड जिसका बड़ी मात्रा में कंजम्पशन इंसान हर खाने में करता है। चूँकि हम जब खाना खाते हैं तो बड़ी मात्रा में हम चावल को खाते हैं, ज़्यादातर जनसंख्या चावल को बड़ी मात्रा में खाती है। चूँकि जिस जगह पर सिर्फ चावल ही खाया जाता है वहाँ पे विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो इस वजह से इस तरीके के चावल को डेवलप किया गया जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हो, विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में या रिच क्वांटिटी में पाया जाता हो। इसी वजह से गोल्डन राइस को डेवलप किया गया। तो ये सब क्या हो गया, जेनेटिकली इसको मॉडिफाई किया गया। ऐसा चावल जो नॉर्मल चावल होता है वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब ये गोल्डन राइस को डेवलप किया गया है जहाँ पे विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर चावल को कोई सिर्फ कंजम्पशन कर रहा है तो भी उसके अंदर विटामिन ए की कमी नहीं होगी। इसके अलावा बीटी कॉटन को डेवलप किया गया। बीटी कॉटन समझिए ऐसा कॉटन का प्लांट है जिसके ऊपर बॉल वर्म्स का या किसी प्रकार के जो पेस्ट होते हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनके अंदर ही टॉक्सिन्स होते हैं। यानी कि कोई अगर इंसेक्ट इनको खाने की कोशिश करेगा या इनको किसी प्रकार से हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो खुद वो डेथ कर जाता है, यानी कि मर जाता है। तो सिंपल सी बात है, इनके अंदर ही एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज़ होता है या फॉर्मेशन होता है कि बाहर से कोई जब पेस्ट खाता है तो वो खुद मर जाता है। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके की चीज़ें संभव हो पाई है किसकी वजह से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से या कह लीजिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। कॉमन सी बात है। तो ये सब इसके ही क्या है, एप्लीकेशन है, इसी के क्या है, फ़ायदे हैं या जो भी कह लीजिए। आगे जो लिखा है, दिस फील्ड डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। यानी समझ रहे हैं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो जीन होता है उसको हम किसी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के ये काम करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उससे हमारा फ़ायदा हो। ठीक है, उससे हमारा फ़ायदा हो। अगर मान लीजिए ऐसा करके फ़ायदा क्या होता है, तो फ़ायदा ये होता है कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा, पहले ये जो धान होती है ना, धान या चावल मतलब धान या गेहूँ, ठीक है, आपने अगर गाँव पे रहते ही होंगे, देखा ही होगा, ये जो धान की बाल होती है ये पहले साइज़ में छोटी हुआ करती थी और जो उसका प्लांट होता था वो बड़ा बड़ा होता था। तो इससे घाटा ये होता था कि हमें कम मात्रा में क्रॉप्स का या जो ग्रेन्स होता है यानी कि अनाज की प्राप्ति होती थी। मान लीजिए गेहूं का है तो हमें कम मात्रा में गेहूं प्राप्त होता था। क्योंकि जो पेड़ भले बड़ा बड़ा था लेकिन जो उस पेड़ पे लगने वाला अनाज है यानी कि ग्रेन्स है वो तो बहुत छोटा सा था, जो उसका बाल है वो तो बहुत छोटा सा था, तो उससे घाटा होता था। फिर उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया तो फिर वो प्लांट जो था उस प्लांट की हाइट कम हुई, लेकिन ये जो बाल है, ये जो फूड ग्रेन्स है, इसकी हाइट बढ़ी। जब इसमें डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, उतने ही खेत में से अब हमें ज़्यादा मात्रा में अनाज की प्राप्ति हो रही थी। तो ये क्या हुआ, तो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, अपना जो भी हमें जैसा भी फील हो रहा था कि हाँ हमें किसी तरीके से कोई ऐसा प्लांट देखना है जिस प्लांट के अंदर इसका बाल बड़ा बड़ा होता हो लेकिन जो उस प्लांट की हाइट है वो छोटी रहती हो, तो उस तरीके के जीन को अगर हम उसमें से निकाल के इसके अंदर डाल दें तो इसके अंदर भी वो क्वांटिटी मतलब वो क्वालिटी आ जाएगी। तो उसी को कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जीन को निकाल के जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम किसी प्लांट के अंदर डाल देंगे तो उससे फ़ायदा हमारा ये होता है कि जो क्रॉप यील्ड है यानी कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इससे हमारा ही फ़ायदा हो रहा है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हमारा ही फ़ायदा हो रहा है। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई मन में डाउट नहीं होगा। अब यहाँ तक हमने समझ लिया क्या यूज है, मोटा मोटा समझा था, अब डिटेल में समझेंगे। तो ये कुछ अचीवमेंट हैं जो आरडीटी के थ्रू हमने प्राप्त किया है। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल बीटी कॉटन है। वो बात की बात है कि बीटी कॉटन की बात की जाए तो भारत में ये बड़ा अजीब तरीके से चल रहा है। बीटी कॉटन को ऐसे समझिए कि भारत में बीटी कॉटन ही है जिसको सबसे पहले गवर्नमेंट के थ्रू कहा गया था कि हाँ आप इसका कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं। लेकिन भारत में जो अन्य प्रकार की फसल है जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया या बीटी टोमेटो हो गया, इन सब के थोड़ा प्रोडक्शन में या इनके आप कह सकते हैं ना, इनको शो करने में यानी कि इनको बोने के लिए बैन है। वो बात की बात है कि ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत आराम से आप इसको लेके बो सकते हैं।
लेकिन आप अगर गूगल के थ्रू चेक करेंगे तो आप देखेंगे बीटी कॉटन को भारत में बैन किया गया है। रीज़न भी है इसके बहुत सारे कि इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, जो अलग अलग प्लांट की स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। लोग ज़्यादातर बीटी कॉटन्स का ही यूज़ मतलब बीटी प्लांट्स का ही यूज़ करते थे। बीटी प्लांट्स का यूज़ इसलिए करते थे ताकि अगर वो किसी प्रकार के अगर प्लांट को लगाएं तो उसको कोई जो इंसेक्ट है, जो पेस्ट है, वो हानि ना पहुंचा पाए। और हर कोई यही चाहता है कि हाँ, हम ऐसा प्लांट ही डेवलप करें जिसको कोई बाहर से अगर कोई इंसेक्ट आए तो उसको हानि ना पहुंचा पाए। तो इन सब को देखते हुए आप देख सकते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बीटी कॉटन भारत में एक तरीके से बैन ही समझिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप नॉर्मली मंगा सकते हैं, नॉर्मली अमेजोन से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो क्या ही बताऊं। चलिए, हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ लेते हैं, बाकी बैन वैन जो भी है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बीटी कॉटन को सबसे पहले देखा गया था तो बीटी प्लांट्स के बारे में देखते हैं, किस तरीके से बीटी प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, बीटी क्रॉप्स जो होते हैं वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं। बात आएगी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होते हैं या ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, ये जान लीजिए। ये टॉपिक शॉर्ट में आता है, ये आपके सिलेबस में भी है, तो मैं इसको अलग से बना दूंगा। यहाँ पे मोटा मोटा समझिए कि ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का मतलब होता है कि अगर किसी दूसरे के अंदर से जीन निकाल के इस प्लांट के अंदर अगर इंजेक्ट किया गया है तो एक तरीके से ये ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। बीटी क्रॉप्स के जो उसका नेचुरल जो भी उसकी बॉडी होती होगी उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, इसके डीएनए के साथ चेंजेस किए गए हैं, इसी वजह से ये ट्रांसजेनिक प्लांट के अंतर्गत आता है या ट्रांसजेनिक क्रॉप के अंतर्गत आता है। अगर मोटा मोटा समझना चाहें तो आपने क्या समझा कि ट्रांसजेनिक क्रॉप का मतलब है कि अगर उसकी नेचुरल बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ किया गया है तो फिर वो ट्रांसजेनिक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई परिवर्तन किया गया, उसके डीएनए में कोई चेंजेस किए गए हैं या उसके जीन में कोई चेंजेस किए गए हैं, तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ बीटी इज बैसिलस थुरिंजिएंसिस, यानी कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इट इज़ अ बैक्टीरिया दैट नेचुरली प्रोड्यूस अ क्रिस्टल प्रोटीन दैट इज टॉक्सिक टू मैनी पेस्ट इंसेक्ट, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है वो नेचुरल तौर पे क्रिस्टल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो बहुत सारे जो आपके इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनके लिए टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है, खा लेंगे मर जाए। इसके अलावा द बैक्टीरियम बीटी यानी कि वही बैसिलस थुरिंजिएंसिस सेक्रेट्स स्पेसिफिक प्रोटीन और क्रिस्टल प्रोटीन्स नोन एज ए क्राई प्रोटीन्स, यानी कि वो जो क्रिस्टल प्रोटीन का सेक्रेशन करते हैं उसे हम क्राई प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, क्राइजीन के भी नाम से जानते हैं। जब हम उसके जीन की बात करते हैं तो हम कहेंगे क्राइजीन। उस क्राइजीन को ही उस बैक्टीरिया के अंदर से निकाल के अपने मनचाहे प्लांट के अंदर हम जब डाल देंगे तो वो बीटी वाला जो जीन है वो उसके अंदर से निकल कर किसी प्लांट के अंदर चला जाएगा, तब वो बीटी क्रॉप्स के नाम से जाना जाने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर भी वही गुण आ गए जो गुण उसके अंदर थे। यानी कि अब इसके अंदर भी उसी तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, और अब जब उस पे कोई बैक्टीरिया या कोई भी पेस्ट, कोई भी इंसेक्ट जब उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो वो उसे खाकर डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में तो आ ही गया होगा। बाकी फिर भी मन में कोई डाउट रहेगा तो बताइएगा, हम एक एक मिनट की वीडियो शॉर्ट्स में बना के इसके ऊपर डालते रहेंगे, इसी के हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। उस शॉर्ट्स को भी देख के और भी ज़्यादा मेंटेलिटी को क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से भी मेंटेलिटी क्लियर हो जाएगी, आगे बने रहिए, बिल्कुल हो जाएगी। आगे देखिए, द क्राई जीन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस यानी कि बीटी जीन्स इज आइसोलेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ नंबर ऑफ क्रॉप प्लांट्स वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीटी इज कॉल्ड बीटी क्रॉप प्लांट्स, यानी कि जो ये क्राई जीन है जो उस बैक्टीरिया के अंदर से आइसोलेट किया जाता है, उसको बाहर किया जाता है, उसको बहुत सारे नंबर ऑफ क्रॉप प्लांट्स में क्या हो रहा है, ये सब भारी भारी फंबल हो जा रहे हैं, फिर समझते हैं। तो जो क्राई जीन को उस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है, फिर जो बहुत सारे नंबर ऑफ क्रॉप प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर डाल दिया जाता है। किसके थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी के थ्रू डाल दिया जाता है, तब ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा? बीटी क्रॉप प्लांट कहलाएगा। और बीटी कॉटन जो है वो ऐसा पहला प्लांट है जिसे इसके थ्रू यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी के थ्रू डेवलप किया गया था, और भारत में बड़े मात्रा में इसको
कॉमर्शियल रूप में प्रोडक्शन के लिए अनुमति मिली थी, परमिशन मिली थी। बाकी बीटी के ऊपर फ़िलहाल में अभी तो बहुत सारे बैन चल रहे हैं बीटी ब्रिंजल के ऊपर। क्यों? रीज़न है कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कर रहा था, बहुत जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं उनके यूज़ को कम कर रहा था, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिकता है, बता तो रहे हैं जैसे मन तैसे ही बिक जाएगा, मिल जाता है, बहुत आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत ना होती है। आगे देखते हैं, दीज आर द क्रॉप्स दैट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस द सेम टॉक्सिन इन बीटी इन एवरी सेल ऑफ द प्लांट सो दैट पेस्ट डू नॉट डिस्ट्रॉय द प्लांट। ठीक है, इसी तरीके से चूंकि उसके जीन अब उस प्लांट के अंदर भी डाल दिए गए हैं, तो जो प्लांट है वो भी सेम टॉक्सिन का प्रोडक्शन करने लगता है जैसे कि बीटी यानी कि वो जो बैक्टीरिया था वो करता था। तो अब इस वजह से जो पेस्ट है यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं यानी कि जो कीट मकोड़े हैं वो प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, बेचारे खा के मर जाते हैं, का ही कर सकते हैं, डेथ कर जाते हैं, खाते ही नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उनका टेस्ट बदल गया है। जैसे मच्छर को ले लीजिए, सारा मच्छर इतना नीच है कुल की का ही बताएं। घर में पहले जो भी क्वालिटी का जो भी कंपनी का आता था उसके इतना कुल आदी हो गए थे कि मच्छरवा के डिब्बिया के ऊपर आ बैठे रहते थे। मतलब मजाक है, कंपनी के डूब के मर जाए चाहिए। मतलब कितनी बार हम देखा हूँ कि हम स्विच चालू करके आया हूँ, 10-15 मिनट हुआ है और डिब्बा के ऊपर बैठा हुआ है, सोचा पंखा वाला लगा है, जबकि पंखा भी चलता है कि ताकि जो उसके जो भी लिक्विड है वो तेजी से पूरे कमरे भर में फैलाए, उसी पंखवा के ऊपर बैठा हुआ है। अब हम क्या बताएं, इससे ज़्यादा हम का ही कुछ एक्सप्लेन करें, छोड़िए जाइए टॉपिक पे आते हैं। तो अंतिम में बस हम कुछ यही वर्ड कहना चाहेंगे कि जो हमारे घर में रहने वाले मच्छर हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर हैं, ठीक है। मॉस्क्यूटो बहुत ही जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, उनके ऊपर इस सबका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कहते हैं तुम जलाओ, पैसा खर्चा करो, हमारे ऊपर तो कोनो घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल बीटी क्रॉप्स के बहुत सारे हो गए हैं, कॉटन भी आता है, ब्रिंजल भी आता है बीटी के फॉर्म में, बीटी के फॉर्म में आता है, कॉर्न भी आता है, कॉलीफ्लावर भी आता है, कैबेज भी आता है, पोटैटो, टमाटो, मेज, सोयाबीन, बहुत सारे आते हैं इसी के फॉर्म में, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। अब पता नहीं कैसे भारत में बैन है, भगवान जानत है। कुछ चीज़ें बैन हैं, कुछ नहीं है, इस तरीके वाला कॉन्सेप्ट है। छड़िए, हमसे का ही लेना देना। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब वो लाइन पढ़ लीजिए जो हम आपको बता रहे थे, बीटी कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन 2002 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब 2002 में गवर्नमेंट जो हमारी थी वहाँ की, उसने अप्रूव्ड किया कि हाँ आप इसका कॉमर्शियल रूप से कल्टीवेशन कर सकते हैं। किसका? बीटी कॉटन सा। और बीटी कॉटन के ही अंदर ये एबिलिटी थी कि जो बॉल वॉर्म वाला जो उसका कीड़ा था जो बहुत ज़्यादा उसको परेशान करता था, अब वो उसको कंट्रोल कर सकता था। अब उसके ऊपर इतना हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं पड़ता था, क्योंकि अब इसके अंदर बीटी के जीन, इस कॉटन के अंदर बीटी वाले जीन आ गए हैं, क्राइजीन आ गए हैं, और वो क्राइजीन इस बॉल वॉर्म को बड़ा परेशान करते थे। तो सब बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं फ्लेवर सेवल टमाटो की। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो है, यानी कि इसके अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस किए गए हैं, क्या किए गए हैं, अब उस चेंजेस को समझिए। देखिए, तो फ्लेवर सेवल टमाटो इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो। फ्लेवर सेवल टोमेटो शो डिले इन राइपनिंग। दिस फीचर इज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। यानी कि ये जो फ्लेवर सेवल टमाटो है, इसमें क्या होता है ना, जो राइपनिंग होती है, जो पकने की प्रोसेस होती है ना, उसको बहुत स्लो कर देता है। स्लो कर देता है तो वो पकता नहीं है। जितना जल्दी पकेगा नहीं तो वो टमाटर ख़राब, मतलब टोमेटो ख़राब नहीं होगा, और ख़राब नहीं होगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा टाइम तक आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। और ये राइपनिंग की प्रोसेस जो होती थी वो एक एंजाइम की वजह से होती थी। तो अगर उस एंजाइम को ही निकलना अगर कम कर दिया जाए या एकदम बंद कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा बस। तो उसी एंजाइम के ऊपर काम किया गया। तो ये फीचर जो है उसका इंट्रोडक्शन हो पाया एंटीसेंस टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ें थोड़ी संभव हो पाई, या एंटीसेंस आरएनए की वजह से आप कह सकते हैं। अब बात आई कि ये एंटीसेंस आरएनए करता क्या है, या एंटीसेंस जो टेक्नोलॉजी है वो करती क्या है। तो वो जो एंजाइम है जिसकी वजह से वो पकता है, जल्दी से राइप होता है, वो था पॉलीगैलेक्ट्रोनेज। ठीक है, गैलेक्ट्रोनेज, ठीक है, पॉलीगैलेक्ट्रोनेज। अब इस एंजाइम के ही जो प्रोडक्शन है उसको सप्रेस कर दिया गया। किसकी वजह से, किसकी सहायता से? एंटीसेंस आरएनए, या कह लीजिए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी की सहायता से इसी के प्रोडक्शन को, इस एंजाइम के प्रोडक्शन को ही सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, स्लो डाउन कर दिया गया, धीमा कर दिया गया, कि ताकि कम से कम अगर इसका फॉर्मेशन होगा तो धीमे धीमे वो टोमेटो राइप होगा, धीमे धीमे पकेगा तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इस तरीके से
टोमेटो का फ्लेवर सेवर टोमेटो एक तरीके से डेवलप हुआ। बात समझ में आ गई। इसके यही फ़ायदे हैं कि ये प्रकार का टोमेटो जो है वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। अच्छा, अंदर का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जो पॉलीगैलेक्टोनेज जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है पेक्टिन के डिग्रेडेशन के लिए, यानी कि पेक्टिन के निम्नीकरण के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही जिम्मेवार होता है। और ये पेक्टिन कहाँ है? सेल वॉल जो होती है, जो फ्रूट की सेल वॉल है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो धीमे धीमे राइप होना स्टार्ट होता है। सेल वॉल जब सॉफ्टनेस होती है, उसमें जब सॉफ्टनेस आती है, यानी कि वो पकना स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो सेल वॉल यानी कि बाहरी जो लेयर है वो कड़ी रहती है, तो हम क्या कहते हैं, ये चीज़ कच्ची है। जब उसमें सॉफ्टनेस आती है तो हम कहते हैं अब ये पक रहा है। तो उसमें सॉफ्टनेस आने लगती है, और जब सॉफ्टनेस आएगा तो उसमें फंगल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। वो अति संवेदनशील हो जाता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। यानी कि सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ पक जाएगी और फिर उसके पकने के बाद उसमें फंगल इन्फेक्शन की जो फैलने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी की वजह से अगर वो पेक्टिन का डिग्रेडेशन ही ना हो, यानी कि वो जो एंजाइम है वो एंजाइम को ही कम कर दिया जाए, तो बाकी प्रोसेस होगी ही नहीं। वो जो सेल वॉल वाला पार्ट है वो सॉफ्ट होगा ही नहीं, तो जल्दी पकेगा ही नहीं, तो सारी चीज़ें ही रुक जाएंगी और हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से फ्लेवर सेवर टमाटो जो है उसकी जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप उसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं बिना किसी चिंता की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। यहीं पे हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके बाद वाले पार्ट को एक छोटी सी वीडियो बना के 10 मिनट की वहाँ पे समझा देंगे, ये सारे टॉपिक को समझा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ पसंद तो आया ही होगा। ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो देख लीजिएगा अपना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, हमारा प्यारा था कमेंट करना मत भूलिएगा ना।